अरे वो इंटरनेट चला गया था एक्चुअली, पता नहीं चला। तो देखो कहाँ पे थे। तो हाँ जी, गुड इवनिंग। तो इसका इंटीग्रेशन आगे थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको करके देखो। मैं इसको ट्राई करता हूँ, अभी टाइम किल होगा तो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, फिर एक बार याद दिलाना, मुझे टेक्स्ट कर देना, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा अभी, है ना। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है जी, क्या करके करके देखो, मतलब x बराबर आर कॉस थीटा करोगे तो यहाँ पोलर फॉर्म टू वेरिएबल में यूज होता है, यहाँ पे नहीं। पोलर फॉर्म में क्या है, रेडियस और एंगल होता है। तो वन वेरिएबल में वो एक्चुअली वो टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन वन वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे तुम कॉस थीटा साइन थीटा रख सकते हो, या तो x को cos थीटा sin थीटा रख लो, या t को ऐसा रख के देख लो, कुछ बनता है तो इंटीग्रेट यहाँ से तो होगा, काफी टाइम लगेगा, मतलब हो जाएगा, यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा तुम, है ना। ऐसा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, टी स्क्वायर प्लस टू बना दूं, है ना। मैं इसको टी स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर लिख दूं अगर, तो एक कैंसिल हो जाएगी। हाँ, फिर वो अरेंज करना पड़ेगा उस तरह से कुछ, तो मतलब ऐसा टाइम लगेगा। इसमें हो तो जाएगा इंटीग्रेशन, पर थोड़ा मुश्किल है, मैं आसान तरीका ढूंढता हूँ, फिर आते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, एस बी द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर। तो एक आपके पास ट्रायंगुलर रीजन है जिसके वर्टिसेस है आपके पास 0 0, है ना, एंड 0 पाई बाई 2। तो ये पॉइंट है 0 पाई बाई 2 और ये वाला पॉइंट है पाई बाई 2 0, ठीक। तो एस बी द ट्रायंगुलर रीजन, the value of integration sin x into क्या है ये cos y dx dy इक्वल्स ओवर s। तो आपको इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस ओवर दिस रीजन। तो होता क्या है, इंटीग्रेट करने का मतलब तुम्हें बाउंड्री पे इंटीग्रेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं 2 टाइम कर दूं तो कोई बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। 2 sin x cos y को मैं क्या लिख सकता हूं, sin c sin d होता है, sin c plus sin d। सर क्लियर नहीं दिख रहा है स्क्रीन, सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा सर, ब्लर सा हो रहा है। हां सर, ब्लर दिख रहा है। ब्लर क्यों दिख रहा है? एक्चुअली इंटरनेट वाईफाई पता नहीं क्या धोखा दे रहा है, तो बंद हो गया था। तो ये फोन से कनेक्ट किया, लेकिन अगर फोन में भी इंटरनेट खत्म हो गया है तो चेक करता हूँ वाईफाई में क्या दिक्कत है, इसको ऑन ऑफ करता हूँ। अच्छा, तो ब्लर आ रहा है। तो देखो इसको इंटीग्रेट करो, 2 sin x, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। 2 sin x cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए इतने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, तो cos 2x थोड़ी होता है,
2 sin x cos y है, x नहीं है। 2 sin x cos y, कोई बताओ, हाफ तो बाहर है। किसी को याद नहीं है? तुम लोगों ने पढ़ा होगा sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? शायद वो बीच में प्लस होगा। प्लस होगा तो cos x sin y हो जाएगा, आई थिंक, चेक करो। अगर बीच में मैं प्लस ले, sin x प्लस cos y, हाँ प्लस होगा sin y बीच में। अगर प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर? ठीक है ना, प्लस, ओके। तो अच्छा, मतलब माइनस में क्या होता है? माइनस में फिर दोनों तरफ एक मिनट, साइन साइन प्लस में है तो 2 sin x cos y, करेक्ट है, हाँ सही बता रहे हो तुम लोग, ठीक है। और अगर माइनस होता तो क्या लिखता? अगर मैं लिखता हूँ sin x माइनस साइन y, तो क्या दोनों cos हो जाता है ना, ऐसा कुछ ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। dx dy है ना, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, पर चेक कर लो। तो यहां से क्या आएगा अब? तो इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, है ना। तो ये कौन सा इस इक्वेशन, इसी क्या इक्वेशन है? दिस इज, अच्छा वैसे भी कर सकते थे, दिस इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 ना, x एक्सिस, और ये x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, और ये क्या है 0 पाई 2, ये कौन सी लाइन है इनको ज्वाइन करने वाली? x प्लस y इज इक्वल टू पाई 2, ये ना, हाँ। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई 2 है आपका, ये अगर बनाओगे ये ओरिजिन है। सो ये ओरिजिन है, और इस तरह से है। तो लगाओ इसमें अलग अलग बाउंड्री पे इंटीग्रेट करो। इस पे इंटीग्रेट करोगे y को 0 रख दो, इस पे इंटीग्रेट करोगे x को 0 रख दो। और अच्छा, मतलब क्या लिमिट लोगे? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर लिमिट। तो इसने कहा है रीजन क्या है तुम्हारा? रीजन एस विद, अच्छा ये तो वो है डबल इंटीग्रल है ना, रीजन पे इंटीग्रेट करना। तो ये रीजन जो है इसका वो क्या होगा, इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पे? ऐसे भी कर सकते थे तुम, है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो, एक ये भी तरीका है चेंज ऑफ वेरिएबल का। नहीं तो डायरेक्टली भी हो सकता था, क्या ये इसको नहीं ब्रेक करते तब भी हो जाता। एक तो ये भी तरीका है, अदरवाइज नहीं ब्रेक करते तो क्या होता, तब भी हो जाता। तो तब क्या आ जाता, जस्ट लिमिट लिख लो, हाँ तो ये हटा दो। आपकी आवाज कम रही है, आपके पीछे टीवी की आवाज ज्यादा आ रही है। तो ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें देखो ये रीजन है ना, तो इस रीजन की इक्वेशन क्या होगी, मतलब इसमें स्ट्रिप बना लो, मतलब बाउंड्री पे क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बाउंड्री पे होता है, ये एक स्ट्रिप बना लो। तो यहाँ पे क्या y की लिमिट क्या, अगर मैं या y लिखो या x लिखो तुम्हारी मर्जी है, पहले x लेना है तो x की लिमिट ले लो। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ x हियर, क्या लिख, हाँ 0 से पाई बाई 2 जी 0 से पाई 2 माइनस x, और y की लिमिट क्या हो जाएगी, स्ट्रिप कहां से कहां तक जाएगी, यहां से लेके यहां तक, तो 0 से पाई 2 हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लो, तो उतना लंबा नहीं करना था जो पहले मैं कर रहा था, ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो तो पहले y वाले को बाहर रखो, तो 0 से पाई 2 cos y बाहर, sin x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो sin का इंटीग्रेशन क्या माइनस cos, तो माइनस cos x, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, y होगा ना, हाँ वो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, हाँ 0 पाई 2 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ dy, तो ये चेक कर लीजिए अब क्या आएगा, तो 0 से पाई 2 cos y, अब इसको पुट कीजिए अपर लिमिट, तो ये माइनस ऑफ cos पाई 2 माइनस y, ठीक है, एंड माइनस में आ जाएगा 0, तो ये -1, ठीक है।
इस तरीके से। ये आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो सिंपली मल्टीप्लाई करो। सो 0 से π/2 cos y, अच्छा cos π/2 माइनस वाई साइन वाई, तो ये माइनस साइन वाई है प्लस 1 dy। क्या इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा अब तो इजी लग रहा है। तो 0 से π/2 यहाँ हो गया माइनस साइन वाई कॉस वाई और प्लस में कॉस वाई dy। आगे कर दोगे भाई, क्या दिक्कत है, किसका डाउट है, फॉलो मी। आगे करूं या हो जाएगा, जिसका डाउट है क्या दिक्कत है, आगे हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो कंप्लीट करो और नहीं आंसर आया तो बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिख लो साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y/2, ये जैसे भी समझ आ रहा है उससे कर लो, है ना। तो आगे कंटिन्यू करो, 2 sin y cos y sin 2y cos y डायरेक्टली हो जाएगा, इंटीग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट किसका है, संजय। इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है भाई। सर इसमें जो ये डिस्क्रीट वाला दे रखा है सर 25, ये किस ईयर का है, कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये, 21 का है, 21 का है, इसी का 21 का पता नहीं, हाँ जो भी है देख लो। ये 15 का है। तो अभी तो डिस्कस करना है ना, तो पहले को देखो। तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है x बराबर m y बराबर n, और ये है m प्लस n अपॉन 21। कब, जब m की वैल्यू 1 2 3 है और n की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक। n की वैल्यू 1 2 है जस्ट, तो 1 2 है, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइंट पीएमएफ है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है ये, क्या दिक्कत है मेरे भाई, यहां से ये बताओ, अगर तुमसे मैं पूछूं, ये तुम टेबल भी बना सकते हो, है ना। ये ऐसे ही तो है कि जैसे x की वैल्यू है 0 1 2, y की वैल्यू है y बराबर 1 और 2, 0 1 2 नहीं 1 2 3 ना। तो इसमें दिक्कत तुम्हें क्या आ रही है, ये तो आसान लग रहा है। ये आ गई तो ये वैल्यूज दे रखी है तुम्हें उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 देख लो, जैसे x1 y1, तो ये हो गया 2/21, x1 y2 3/21, 2 1 3/21, 2 2 4/21, 3 1 4/21, 3 2 5/21, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है क्वेश्चन में x बराबर 2 गिवन y इज इक्वल टू 2, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी तो आता ही है, x इज इक्वल टू 2, हो जाएगा सर। हाँ अब तो इजी है। तो 2 2 पे 2 2 4/21 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y बराबर 2, तो y बराबर 2 का मतलब इन सबको ऐड कर दो, मार्जिनल ऑफ y, तो इन सबको ऐड कर लो, 3 4 3 7 5 12, 12/21, तो ये कट गया, 1/3 आंसर होना चाहिए, देखो, ठीक है। हो जाएगा सर। अब वो एक्चुअली मैंने m की वैल्यू डॉट 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 मैंने समझा इनफाइनाइट तक जा रही है। हमारा डॉट नहीं लिखा ना, डॉट लिखा है नहीं, डॉट तो नहीं है, और कॉमा ही है जस्ट। मुझे ऐसा लगा था, फिर इस वजह से नहीं आ रहा था। मैं एक्चुअली हमारे टेस्ट में गलतियां होती हैं, पीवाई की उसमें कम गलतियां होती है ना, तो ठीक है। तो हो जाएगा, बस इस वजह से नहीं आ रहा था आंसर। मैं सोच नहीं पा रहा था कैसे नहीं आ रहा। मैं 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक मानना समझ रहा था। पी में भी होना चाहिए। चलो तुम्हारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नए लोगों को मौका देते हैं। हाँ जी समीना, कौन सा वाला बताना है, अपने 3 क्वेश्चन भेजो, अभी एक बताऊंगा बस, उसके बाद 2 क्वेश्चन है सर, वो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया सेकंड वाला
कौन से बताऊं? एक बताऊंगा अभी, कौन से बताऊं पहले? बाकी लोगों को मौका मिलेगा ना। समझ ही नहीं आया मुझे, छोड़ो। देखो पहला क्या कह रहा है कि M कोई M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, रियल एंट्री जो तो फॉलोइंग। जी जी जी। तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ, जरा समझो जी, इनका जो 9th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि M कोई M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, मतलब M क्रॉस N की कोई M, मतलब वो वेक्टर स्पेस है ना, सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस। अब A क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट A जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 5 इस तरीके से कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 0। तो मुझे ये बताओ इसका रैंक क्या हो सकता है, पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है A का? 0 1 2 है ना, 0 1 2 और रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल आएगी? 5 के। तो इसके लिए नलिटी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? अरे मैं ही नहीं पूछ रहा रैंक में लगा, वो तो मैं बता दिया। मैं पूछ रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है, थ्योरी नहीं बताना, आंसर बताने हैं। 3 4 5। अब क्वेश्चन ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स मुझे मिलेगा जिसका नल स्पेस का डायमेंशन 2 होगा। क्या इसमें 2 है? कहीं पे 2 है? नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मतलब नल स्पेस कभी 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि नल स्पेस 2 तब होगा, नलिटी तब, नल स्पेस का डायमेंशन जिसको नलिटी बोलते हैं, नलिटी 2 तब पॉसिबल है जब रैंक 3 होता, तो रैंक 3 तो हो नहीं सकता। तो फिर दूसरा बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स जिसका नल स्पेस का डायमेंशन 0 हो सकता है। 0 है इसमें कहीं? नहीं, तो ये भी आउट। देयर एग्जिस्ट अ 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स A एंड B 2 5 क्रॉस 2 इस तरीके से कि AB जो है 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। अब सोचो खुद ही, A कोई, ये सब बिल्कुल क्लास है ना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है। जिनको डेफिनेशन और थ्योरम्स को लेके क्लैरिटी है वही ये सब क्वेश्चंस कर पाएगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन में दिया हुआ तुम सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, आपको जस्ट डिसाइड करना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो वैसा मतलब कोई बहुत ज्यादा ना कैलकुलेशन नहीं है। हाँ तो उसके लिए रिवाइज करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता ना, आपको रिपीटेडली बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो A 2 क्रॉस 5 है, B 5 क्रॉस 2 है, तो क्या ऐसा हो सकता है A इंटू B I हो जाए 2 क्रॉस 2 की, I 2 क्रॉस 2 की आ जाए, ऐसा हो सकता है कभी? बोलिए। सो 2 क्रॉस 5 की है ना, तो सिंपल आप, और 5 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे रैंक 2 है ना। तो 1 0 मतलब 5 कॉलम है, 0 1 इस तरह से ले लो, बाकी 0 कर दो। और यहाँ भी अगर बनाओगे आप 5 क्रॉस 2 है ना, तो 1 0 0 1 0 0 बाकी 0 ले लो, तो क्या होगा? ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? देखो मैं ऐसे ही बना के देखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर A मैं बनाता हूँ 1 0 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 0 0, क्या था? 2 क्रॉस 5 था ना, 2 क्रॉस 5, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, ये है 2 क्रॉस 5, ठीक। और जो B है यही ले लेते हैं 1 0 0 0 0। बताओ A इंटू B क्या आएगी यहाँ पे?
सो व्हाट इज a into b? बहुत बड़ा वो रुक रही है बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। ब्लर भी आ रहा है सर, तो ये गैप मतलब रुक जाती है बिल्कुल 30-40 सेकंड के लिए कभी-कभी। ऐसा है क्या? सबके साथ हो रहा है ऐसा? रुको मैं चेंज करता हूँ इंटरनेट, 1 मिनट वेट Yes, कर। sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके। चलो अब ठीक होगा। वो एक्चुअली वाईफाई का पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन देख लो ग्रुप में है ना, कि जो रैंक है एक्चुअली वो जो समीना ने भेजा हुआ क्वेश्चन, तो पहले दो ऑप्शन तो गलत थे। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी को। अभी क्या है, ये 2 क्रॉस 5 है, 5 क्रॉस 2 है, तो इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। यही तो पूछा है उसने कि क्या ऐसा कोई मुझे एक 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2 मिलेगा कि प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। हाँ, तो सी ऑप्शन ट्रू है। और देयर एग्जिस्ट ए हुज नल स्पेस इज दिस, तो नल स्पेस ये क्या मतलब है? देखो डी ऑप्शन जो बोल रहा है कि डी ऑप्शन में कह रहा है नल स्पेस क्या है, x1 x2 x3 x4 x5, जहां x1 x2 इक्वल है तो x1 x1 कर दो, और x3 x3 x3, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो ये नल स्पेस का एलिमेंट है। तो इसका डायमेंशन कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? कितने अननोन वेरिएबल है यहाँ पे अभी?
यहाँ इसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, या मैं बोलूं इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, 1 1 0 0 0 x3, तो ये दो एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें दो एलिमेंट, इसका मतलब है फिर से वही, तो पहला ऑप्शन जो था वही डी ऑप्शन है, फर्स्ट और डी ऑप्शन सेम है, कि क्या नल स्पेस का डायमेंशन 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अभी दूसरे को मौका देते हैं। नेहा, इसमें क्या है कि कि आपके पास क्वेश्चन है x1 x2 xn जो है बर्नौली है ना, तो इज बर्नौली क्या है u, अच्छा, और u जो है यूनिफॉर्म 01 है। तो आपसे पूछ, अरे यार फिर से इंटरनेट गया था ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अभी सुनाई दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी ठीक होगा, बताओ भाई, किसी को सुनाई दे रहा है? मैं किसी को ऑडिबल नहीं हूं, गजब है यार, क्या हो गया है इसको। अरे अभी दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है आज? हाँ सर दिखाई दे रहा है। हाँ अब ठीक है, आई थिंक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये वाईफाई ना कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखो, तो ये जो क्वेश्चन x1 x2 xn बर्नौली u है, u यूनिफॉर्म 01 है, तो ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो xn प्लस 1 गिवन x1 x2 xn, और ये क्या है, IID है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो
अभी लग रहा क्लास आज मुश्किल है, लेकिन देखते चलो देखते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन जो है अभी ठीक है, ऑडिबल है और विजिबल है। यस सर। अच्छा देखो, अब देखो ये कब तक चलता है, ये पता नहीं बीच में धोखा दे देता है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या है, x1 x2 xn बर्नौली u है, u तुम्हारा ये है, और क्या गिवन है xn प्लस 1 x1 x2 xn। इसका क्या मतलब है, तो xn प्लस 1 क्या है, कुछ तो बताया ही नहीं। और ये प्रोबेबिलिटी कब से इक्वल आ गया उसके इक्वल, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है यहां से अगर सब गिवन ही है, ये क्वेश्चन फालतू है, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है। ये प्रोबेबिलिटी कभी xi के टर्म में कैसे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी नंबर है ना 0 से 1 के बीच का, तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर कब से होने लगा, तो ये क्वांटिटी एस्टिमेटर के इक्वल कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन गलत है ना। तो ये जो पूछा है इसमें कुछ और पूछा है, ये गलत है, ठीक है। सर ऐसे तो 10th सीरीज में पूछता है सर, जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो। हाँ वो अलग है, यहाँ पे ये क्या है प्रोबेबिलिटी दिस टाइम सीरीज में जो है कि उसका मॉडल्स जो होते हैं वो अलग है ना ये। सर हाँ मार्कोविन प्रॉपर्टी में ये हो गया कि वो तो चलो फ्यूचर विल डिपेंड ऑन, है ना, प्रेजेंट, यही तो है। हाँ ये हाँ मतलब ऐसा हम लोगों ने देखा है ना, हाँ जैसे मार्कोव में जो हम लोग पढ़ रहे थे मार्कोव चेन में, लेकिन वहां पे ये होता है कि लाइक ये गिवन होगा दिस इज समथिंग, ये क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस कुछ भी दे दिया है ना। तो ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, कुछ गलती है। चलो संजय का एक क्वेश्चन आंसर किया था, लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट में क्या है, दोनों में डाउट है। सर इसको जरा बता दो, वो जो नंबरिंग वाला डिस्क्रीट यूनिफॉर्म वाला है सर, उसका अप्रोच क्या है, उसका डिस्क्रीट कौन सा वाला, इसका नहीं हाँ मैंने जो भेजा है सर, इसका 2-3 क्वेश्चन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म पर है, नंबरिंग 1 to 9 है या 1 to 25। तुमने कौन सा भेजा, अभी आता हूँ 1 by 1, रुको 1 by, अभी डिफरेंट लोगों के एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर वापस आएंगे, फिर दोबारा सॉल्व होगा, अभी एक पर्सन के एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, जो ग्रुप में लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है कि ये क्वेश्चन गलत है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था। एफ जो है सीडीएफ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो तुम खुद ही डिसाइड करो। अब ये कह रहा है कि एक नया सीडीएफ तुम्हें दिया गया है, एफ ऑप्शन ए है, एफ एक्स वाई जो है एफ एक्स प्लस एफ वाई। तुम सोचो एक्स वाई दोनों को प्लस इंफिनिटी रख दो, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, राइट साइड की किसके इक्वल आएगी, मतलब f प्लस इंफिनिटी किसके इक्वल आएगी, टू के ना, 1 + 1, ये सीडीएफ का भी 2 के इक्वल। सीडीएफ का रेंज क्या होता है, चाहे 1 वेरिएबल का सीडीएफ हो चाहे n वेरिएबल का सीडीएफ हो, सीडीएफ का रेंज क्या होता है, रेंज 0 to 1, क्योंकि सीडीएफ तो प्रोबेबिलिटी है ना, ये चीज है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू Y, ये चीज है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी ही है, तो इसका रेंज 0 to 1 है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो आउट हो गया। बी ऑप्शन देखो, बी कह रहा है प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट है तो f of x, y, मान लो ऐसा लिख दिया हमने, तो दोनों को माइनस इंफिनिटी, किसी एक को रखोगे तो किसी एक को माइनस इंफिनिटी रखने पे 0 आ जाती है, ठीक है, मतलब सीडीएफ की प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग, है ना। और क्या होता है प्लस इंफिनिटी पे 1, तो अगर तुमने एक को प्लस इंफिनिटी रखा तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, क्योंकि किसी एक को, जो हमारे पास ज्वाइंट सीडीएफ है उसमें किसी एक वेरिएबल को प्लस इंफिनिटी रखेंगे
तो वो मार्जिनल के इक्वल आ जाएगा, तो ये ओके है। फिर क्या होता है, राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, तो एक को फिक्स कर दो एक के रेस्पेक्ट में, नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए, और 0 से 1 इसका भी रेंज है, 0 से 1 है तो 0 से 1 ही रहेगा। इसमें क्या MSQ है, देन वेरीफाई विच आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, MSQ है ना, तो ये हो सकता है, इसको भी देखते हैं ना। नेक्स्ट है fxy जो है मैक्सिमम है इन दोनों का, fx, fy, ठीक है, और जो आपका d है वो मिनिमम है fxy का। तो चेक करो इसमें क्या होगा, किसी एक को मैंने इंफिनिटी रख दिया, मान लो जैसे y को इंफिनिटी रख दिया, तो यहाँ y को इंफिनिटी रखा तो क्या होगा, fx, 1, तो मैक्सिमम क्या आएगी, 1। लेकिन ज्वाइंट सीरीएफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसके इक्वल आना चाहिए था, मैं पूछ रहा हूँ f ऑफ x, प्लस इंफिनिटी किसके इक्वल आती है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये आएगा fx ऑफ x, तो ये हमारे पास है fxy, x, इंफिनिटी, तो ये आपके पास आ गया, तो ये तो आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, y को आप इंफिनिटी रखेंगे तो 1 हो जाएगी, तो आउट हो गया। यहाँ ठीक है, अब मैं एक को अगर मैं माइनस इंफिनिटी रखता हूँ यहाँ पे, fx एक किसी एक को मान लो y को माइनस इंफिनिटी रख दिया मैंने, तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, 0 के, हाँ मतलब 0 के ना, y को माइनस इंफिनिटी रख दिया तो ये प्रॉपर्टी होती है 0 हो जाएगी। इधर माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 और ये fy रहेगा, तो मिनिमम तो 0 ही आएगा, ये ओके है। अच्छा प्लस इंफिनिटी अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं प्लस इंफिनिटी रखता हूँ y को जैसे, तो ये तो सीरीएफ ऑफ x आएगी, और यहाँ प्लस इंफिनिटी रखेंगे, मतलब जस्ट वो थ्योरम था ना, वो थ्योरम यूज कर रहे हैं कि कोई गिवन फंक्शन है वो सीरीएफ कब होगा। वन वेरिएबल में 4 कंडीशन थी कि राइट कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीजिंग, इंफिनिटी पे 1, माइनस इंफिनिटी पे 0, तो वन वेरिएबल में है तो वो यहाँ यूज होगा। इधर 2 वेरिएबल वाला ये भी कंडीशन था, साथ में एक और था, प्रोबेबिलिटी मोर देन होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो इन दोनों का मिनिमम है ना, तो यहाँ से एक तो प्लस इन्फिनिटी मतलब चेक किया, दोनों को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये दोनों 1 हो जाएगी, तो ये 1 है तो 1 ही आ जाएगी। एक को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 0 हो जाएगी, तो इधर ये भी जिसमें माइनस इन्फिनिटी रखो वो 0 हो जाएगी, तो मिनिमम तो 0 ही आ जाएगी, तो ओके है। अब तुमने एक को फिक्स कर दिया, अगर मान लो x वेरिएबल फिक्स है तो fx फिक्स है, अच्छा प्लस इंफिनिटी रखना ना, प्लस इंफिनिटी रखें तो क्या होगा, तो ये तो मतलब वही इक्वल आएगा, अगर y को मैं प्लस इंफिनिटी रखता हूँ तो ये तो fx आ जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो मिनिमम तो एक ही आ जाएगा, तो ये भी ओके लग रहा है। तो अब BD को एक बार देखते हैं तो कहाँ फेल हो सकता है, जो जो कंडीशन थी उसके हिसाब से एक कंडीशन ये भी था कि मतलब हाँ तो वो हो जाएगा ना, जैसे 2 वेरिएबल का है तो a1 b1 है ना, प्लस मान लो a2 b2 माइनस f ऑफ a1 b2 माइनस f ऑफ a2 b1, ठीक है, सो a1 b1 a2 b2 a1 b2 एंड a2 b1, इस तरीके से दिस शुड बी पॉजिटिव। 2 वेरिएबल वाले में एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन होता है, तो जो ये कुछ और नहीं, ये एक्चुअली जस्ट है कि x की वैल्यू a1 से a2 तक
और y की वैल्यू b1 से b2 तक। ये तुम इक्वलिटी यहाँ लगा लो, ये इसके इक्वल होता है 2 वेरिएबल केस में। अच्छा यहाँ ओके, तो ये वाला केस कब आता है? ये तो ओके ना, अगर एक्स वाई मान लो इंडिपेंडेंट है ना, तो एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो ज्वाइंट सीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। तो ये तो ओके है, क्योंकि ज्वाइंट सीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन हमेशा सीडीएफ होगा ही जब इंडिपेंडेंट है तो ये वर्क करेगा। सो दिस इज सीडीएफ, नो प्रॉब्लम। अब इस पे से सोचना है, क्योंकि है ना एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इज ऑलवेज अ सीडीएफ। तो ठीक है, बिकॉज वो डेफिनेशन ही कह रहा है, थ्योरम मतलब थ्योरम कह रहा है। अब यहाँ पे इसके बारे में सोचना है, मिनिमम के बारे में। तो हमने तो वेरीफाई किया कुछ कंडीशंस है ना, प्लस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे, राइट कॉन्टिन्यूटी और नॉन डिक्रीजिंग की बात करते हैं ना। सो ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग में क्या मिनिमम इक्वल हो जाएगा। सो आई थिंक ये भी ओके है, ये भी फॉर्मूला वर्क करेगा सीडीएफ के लिए। मतलब जो भी कंडीशंस हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये बी डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है कि एफ जी क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब जस्ट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है। और आपको बोल रहा है कि y जो है g इनवर्स क्या बोल रहा है fx, fy, ये क्या मतलब है? मतलब ब्रैकेट का यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो मतलब ब्रैकेट वो बाहर लग गया, इधर लगेगा ना। मतलब ये है कि g इनवर्स fx इज y, या समझो gy बराबर fx है ना। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये कहना चाह रहा है g ऑफ y जो है ना f ऑफ x है, ऐसा समझो। g उधर गया तो y हो गया, ऐसा भी ऐसा है। तो ये कहना चाह रहा है कि या है ना, उसने ऐसा लिखा है कि इनवर्स है इसका, ओके। तो देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो fy ऑफ y इज gy इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और चूंकि y जो है दोनों एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है, और hxy is minimum, this is the distribution function, is not with the distribution function, and hxy जो है मिनिमम है इन दोनों का, is not distribution। तो जो बी ऑप्शन है पिछले क्वेश्चन में भी था ना, तो ये दो सीडीएफ है अलग अलग, अच्छा लेकिन दोनों अलग अलग सीडीएफ है। सो दोनों बात बराबर ही है ना। hxy क्या है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट इज इक्वल टू मिनिमम है इन दोनों का, तो सेटिस्फाई करें। पिछले क्वेश्चन में ट्रू लिया हमने, तो ये बी ट्रू होगा। और पहला जो है एफ वाई वाई बराबर जी वाई इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाई, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ए भी ट्रू होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब थ्योरेटिक, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, डेफिनेशन एंड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ए और बी इसमें करेक्ट होना चाहिए। हाँ मिनिमम का एक बार बता दीजिए। हाँ, मिनिमम का ये जो स्टोरी था ना, करो चेक क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जॉइंट सीडीएफ होने के लिए। प्लस इंफिनिटी 1 माइनस इंफिनिटी पे 0 होना चाहिए। हाँ, जैसे दोनों इंफिनिटी है तो 1 हो जाएगी, कोई भी एक इंफिनिटी है, कोई भी एक इंफिनिटी है तो 0 हो जाएगी। ठीक है। एंड तीसरा जो है दोनों इंफिनिटी होगा तो भी है ना, दोनों अगर माइनस इंफिनिटी लेंगे तो वैसे प्रॉपर्टी और वैसे नेगेटिव लगाओ, दोनों माइनस इंफिनिटी है तो 0 ही होना है, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, मिनिमम 0 ही हो जाएगा। और कोई भी एक प्लस इंफिनिटी, ऐसे थ्योरम होता है कि एक को प्लस इंफिनिटी लिया तो उसके इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ प्लस इंफिनिटी रखेंगे आप y को, तो क्या होगा, प्लस इंफिनिटी रखेंगे तो ये तो सीडीएफ ऑफ x आ जाएगा, यहाँ 1 हो गया
तो मिनिमम इन दोनों का यही आएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये यही आएगी CDF ऑफ x। तो ओके ना, तो ये ऐसा होता है। फिर fxy इज नॉन डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, ठीक है। एंड चौथा है कि राइट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज राइट कॉन्टिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। और पांचवा कंडीशन जो ऊपर लिखा था ये होने चाहिए, तो इसको वेरीफाई करो, ट्रू हो जाएगा। मतलब अगेन एक थ्योरम के तौर पे लिख सकता हूँ जिसका तुम्हें प्रूफ लिखना पड़ेगा, है ना। ये है, ओके सर। वेरीफाई करके देखो। तो मेमो का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, वो हाफ जो था सम माइनस वाला fx प्लस fy माइनस क्या होता है वो मॉड में fx माइनस fy, तो ये वाला है, ठीक है, देख सकते हो, इसका ये मतलब है। तो किसी एक के इक्वल है, तो ये मिनिमम वर्क कर जाएगा डेफिनेशन पे, मैक्सिमम विल नॉट वर्क। चलो नेक्स्ट जो है, तो टाइम हो गया। और किसका रह गया बताओ भाई संजय, इसमें क्या तुम्हें पिछले वाला क्वेश्चन में आपके डाउट है कि ये बॉक्स वाले कौन सा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, बॉक्स वाला कहाँ है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म? अपने इतने सारे भेजे हैं कि ढूंढना पड़ेगा, कौन सा वाला बताऊं? लास्ट से सेकंड, हाँ। तो भाई ये 18 का है, अच्छा, तो ये 18 का डिस्कशन होना है, लेकिन ठीक है। सो कंसीडर 4 कॉइन्स लेबल्ड एज 1 2 3 4, 4 कॉइन है और नाम उस पर लिख दिया 1 2 3 4, लेबल कर दिया। अब सपोज करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इन सिंगल टॉस ऑफ अ ith कॉइन इज i/4, मतलब 4 कॉइन है, उससे लेबल्ड है, उस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, लिख दिया तुमने, मतलब फिक्स कर दिया नाम। पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, तीसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और चौथे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/4 है। ये दे रखा है आपको। अ कॉइन इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम। अरे भाई चूजन यूनिफॉर्मली का मतलब है तुम्हारे पास 4 चॉइस है, तो 4 चॉइस में एक कॉइन चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। तो तुम्हारे पास E1 E2 E3 E4, E1 मतलब चूजिंग फर्स्ट कॉइन, E2 चूजिंग सेकंड कॉइन, E3 चूजिंग थर्ड कॉइन, E4 चूजिंग फोर्थ। हाँ हाँ हाँ, बेस थ्योरम पे लिखोगा ये। तो गिवन दैट द हेड आया, ए इवेंट गिवन इवेंट कैपिटल ए इज हेड ऑब्टेन्ड, ठीक। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कॉइन लेवल्ड था आइदर 1 और 2, तो E1 गिवन ए निकालना है प्लस E2 गिवन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बेस थ्योरम लगाने हैं 2 बार। सर वो ये दूसरा एक और उसको बता दो। इसका अगला, इसका नेक्स्ट दूसरा कौन सा? इसके ऊपर जो था तुम्हारा बॉक्स वाला, कौन सा? सर वो मॉक टेस्ट में से, हाँ पढ़ो ना क्वेश्चन। इधर अ बॉक्स कंटेन 9, ठीक है, अ बॉक्स कंटेन 9 टिकट्स नंबर्ड 1 to 9, फिर से 9 टिकट है, उस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, लेबल्ड है, तो 1 से 9 तक आपने लिख दिए। अब ये कह रहा है कि इफ 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1 at a time, मतलब बॉक्स at a time, find the probability that they are alternately either odd even odd or even odd even। तो तुम्हारे पास 9 नंबर है ना। सो तुम्हारे पास जो है यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 9 तक ये टिकट्स हैं, इस तरह से रैंडमली तुम 3 उठा रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा इस ऑर्डर में आएगा, ऑड इवन ऑड होगा या फिर इवन ऑड इवन होगा? ये तो पूछ रहा है, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड या इवन ऑड इवन, तो इस ऑर्डर में होगा। तो फेवरेबल आउटकम काउंट करो। पहले तो बताओ टोटल 9 में से तुम्हें 3 कार्ड चुनना है, या विदाउट क्या लो, कैसे लोगे? बॉक्स कंटेन 9 टिकट नंबर दिस इंक्लूसिव and 3 tickets are drawn from the box 1 at a time। तो ठीक है, मैं इसको ऑर्डर्ड कर देता हूँ, मतलब इसको हम एज अ परमुटेशन करते हैं, ठीक है। तो
तो एज अ परम्यूटेशन अगर तुम है ना यही बोलना चाह रहा है कि यही कहना है दो ऑड एक इवन हो या दो इवन एक ऑड, यही कहना चाह रहा है। तो एज अ कॉम्बिनेशन अगर हम ट्रीट करें इसको तो मुझे समहाउ ये देखना है कि दो ऑड हो एक इवन हो, ये परम्यूटेशन मत लगाओ। तो यहाँ पे सिंपली 9 में से 3 टिकट मुझे चुनने हैं, तो क्या होगा 9C3। हाँ, अगर एज अ कॉम्बिनेशन देखे तो ये 9C3 इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 टिकट आउट ऑफ 9 टिकट्स। अब मुझे क्या करना है, इवेंट है कि 2 ऑड्स, 2 ऑड नंबर मिले एंड 1 इवन, एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर है ना मान लो E1 इसको बोल देता हूं, और E2 है 2 इवन मिले एंड 1 ऑड। तो मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। तो चूंकि दोनों डिसजॉइंट है, कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें, तो डिसजॉइंट है तो मैं इसको अलग कर सकता हूं, तो डिसजॉइंट को अलग कर सकते हैं। अब डिसजॉइंट को जब अलग कर सकते हैं तो देखो तुम्हारे पास कितने ऑड है इसमें से, 1 3 5 7 9, एक ये हुआ 2 4 6 8, 4 ये है। अब तुम्हें क्या चाहिए, 2 ऑड चाहिए। कितने ऑड है तुम्हारे पास 5, तो 5 में 2 ऑड चुनने हैं, 5C2 एंड इवन कितने हैं तुम्हारे पास 4, 4 में एक इवन चाहिए 4C1 और, तो ये इसके फेवरेबल केसेस आ गए। प्रोबेबिलिटी नहीं, अच्छा चलो अपॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जस्ट क्या सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो 9C3, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब फिर से यही चीज, E2 का मतलब 2 इवेंट चाहिए तुम्हें, तो इवेंट कितने हैं तुम्हारे पास 4, 4 में 2 चूज कर लो, हाँ। और ऑड कितने हैं आप चूज है, कितने हैं चूज कितने करने, एक चूज करने हैं, कितने हैं 5, तो 5C1 बाई 9C3 कर लो इसको सिंपलीफाई, ठीक है, सिंपलीफाई करके निकाल दो। चलो भाई, और किस किस के रह गए क्वेश्चंस। हाँ जी समीना, आपने 2 क्वेश्चन भेजे थे, दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन है ही लोगों के, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, समीना है या चली गई, इनके सुनाई दे रहा था ना, चलो तो इसको रहने दो। और किसी का है डाउट नहीं हुआ हो गया सबका, चलो तो इसको भी स्क्रॉप करते हैं। अभी हम लोग 7 to 9 में आज जैम 2019 का PYQ डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग गेट का भी शुरू कर रहे हैं, तुम में से अगर कोई चाहे तो गेट का भी PYQ, जैसे अभी जैम का चल रहा है ना 23, 22, 21, 20, अब 19, ऐसे गेट का होगा 23, 22 ऐसे चलेगा। तो जो तुम में से चाहे तो अटेंड कर सकता है, हालांकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, है ना। बट जैम एटलीस्ट मुझे लगता है कि पहले तुम्हें खुद सॉल्व करने चाहिए। जो जैम वाले बच्चे हैं, गेट का ईयर वाइज PYQ उठाओ, जैसे मैं एग्जाम का कर रहा हूँ, सॉल्व करो और तुम वही क्वेश्चन करो जो जैम का सिलेबस का है। गेट का सिलेबस मत करो, कोई भी बच्चा गेट का सिलेबस जैम के एस्पिरेंट हो तो मत करो, सिर्फ जैम का सिलेबस करके तुम अच्छे रैंक ले आओगे। हम पिछले 4 साल से पढ़ा रहे, तो अगर देखोगे रिकॉर्ड, हमारे यहाँ बच्चा 17 रैंक, 19 रैंक, 13 रैंक जैम के एस्पिरेंट लाए हैं गेट में। और उसको गेट का मैं पहली बार इस बार गेट पढ़ा रहा हूँ, मतलब फुल सिलेबस पहली बार पढ़ा रहा हूँ। पिछले बार क्रैश कोर्स लिया था, जैसे PYQ डिस्कशन जैसे अभी करूंगा, तो वही बस PYQ डिस्कशन लास्ट ईयर दिया था मैंने। तो तब भी हमारे जो 17 रैंक है ना, 37, 31 इस तरह के रैंक्स लाए थे बच्चे, है ना। मतलब ऐसे जैम वाले बच्चे ही अच्छे रैंक ले आए थे, क्योंकि और उनको मैं पिछले बार भी गेट बैच में किसी जैम बच्चों को अलाउ नहीं किया था। वो जहाँ तहाँ से रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है बच्चों को, लिंक कोई ना कोई शेयर कर ही देता है, तो वैसा है। वैसे किसी ने देख लिया अलग चीज़ है, मतलब क्लास में जो गेट वाले बैच में जैम वाले बच्चों को हमने अलाउ नहीं किया था। तो इस बार मैं सोचता हूँ नहीं करूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में तुम्हारा जैम का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो जो जैम वाले बच्चे हैं, तुम सोचोगे चलो थोड़ा गेट का भी कर लेते, मत करो। तुम जितना जैम का है उतना ही करके तुम्हारे गेट में अच्छे रैंक है। क्योंकि गेट जो बच्चे रहते हैं सब बेवकूफ़ है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जो गेट वाले ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, उनको क्या है वो चीज़ें पढ़नी है जो 5, 4, 5, 10 नंबर के आते हैं, और इस चक्कर में उनका क्वालिफाई भी नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसे एस्पिरेंट है। मैं पिछले बार के बता रहा हूँ ना, जो गेट बैच में मेरे पास 25 बच्चे थे तो ओनली गेट के, इस बार गेट के अराउंड 100 बच्चे हो गए हैं। 100 क्लास सिंसियर वही 10, 15, 20 ही है ना, वैसे हैं। तो वो बच्चे जो एकदम जिनको पूरा एकदम सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने हैं जो 4, 5 नंबर के आते हैं, लेकिन
क्योंकि वो जैम को इग्नोर करते हैं। वैसे बच्चे ना थोड़ा इगोइस्टिक है, एमएससी कर लिया अब जैम का तैयारी करेंगे, वैसे वाला है बच्चे, फिर उनका क्या हुआ, गेट क्वालिफाई ही नहीं हुआ। और वो बच्चे जो कानपुर बॉम्बे से एमएससी कर रहे थे, है ना, उनका ये हाल था, जबकि वो बैच में भी थे, तो उनका ये हाल था जो खुद जैम क्वालिफाई कर गए हुए हैं, लेकिन उनका फिर गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो उस टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं जो कम नंबर के आते हैं। आपको फोकस करना है, पूरे जैम का सिलेबस गेट में 60 से 70 मार्क्स का है, 15 नंबर एप्टीट्यूड है, तो अराउंड 70 से 85 मार्क्स का आप इजीली जैम वाला बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। और 80 में तुम 40 नंबर ले आए ना, तो गेट में 40 नंबर लाने का मतलब है 10 to 15 रैंक। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी यही स्टॉप करते हैं। गेट का भी अभी हम 9 to 11 है, अभी 7 to 9 आज हमारा जैम 2019 का डिस्कशन है। लिंक भेजता हूँ, थैंक यू।